आज मुझे कहीं भीतर तक गुदगुदी हुई थी। वैसे तो बात झुलाने लायक थी, परंतु मैं खुशी से विभोर हो उठी थी। मेरा 7 वर्षीय बेटा रोहित धूल पसीने से सरोबोर तूफानी गति से कमरे के भीतर आया। गंदे पैरों से साफ सुथरी चादर बिछे पलंग पर 2-4 बार कूदा, फिर पलंग से ही उस कुर्सी के हत्थे पर कूदा जिस पर मैं बैठी थी। हत्थे से वह मेरी गोद में लुढ़क गया और मचलकर अपने धूल पसीने से मेरी साफ सुथरी रेशमी साड़ी को सराबोर कर दिया। 2-4 मिनट मुझसे लिपटकर ममता की सुरक्षा से अस्वस्थ होकर फ्रिज की ओर लंबी कूद लगाई। एक बोतल निकालकर गटगटा पानी पिया, फिर जिस गति से आया था उसी गति से बाहर खेलने के लिए निकल गया। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित की उस हुड़दंगी हरकत के बावजूद मैं खुश इसलिए हुई क्योंकि ऐसी हरकत ने उसका बचपना लौट आने का दृढ़ संकेत दिया था। मेरी यह बात शायद अटपटी या मूर्खतापूर्ण लगे, क्योंकि किसी बच्चे का बचपना लौटने का भला क्या मतलब है। बच्चा है तो बचपना तो होगा ही। बिल्कुल ठीक बात है, रोहित में भी बचपना था। शुरू के 4 साल तक तो उसका बचपना ऐसे मोहक था कि सूरदास के श्याम का चित्रण भी मुझे फीका लगने लगा था। एक बर्फी के टुकड़े या टॉफी के लिए ठुमठुमाकर जब वह अपने मासूम करतब दिखाता तो बरबस ही रसखान की छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे वाली पंक्तियां याद आ जाती थी। उसकी संगीतमय लयदार तुतलाती बोली पर मैं यशोदा मैया की तरह बिलबिला जाती थी। लेकिन ऐसा बस 4 सालों तक ही हुआ। उसके बाद अचानक उसका बचपना कम होता गया और वह मुरझा सा गया। उसके मुरझाने का जिम्मेदार अन्य कोई नहीं बल्कि मैं ही थी, उसकी माँ। किसी भी माँ की तरह मैंने सपने में भी नहीं चाहा था कि मेरी कोख का फूल असमय मुरझाए, बल्कि मेरी कल्पना का फूल तो कुछ ज्यादा ही खिलखिला, रंगीन, स्वस्थ, प्यार व मनमोहक था। शायद कल्पना की यह जाति ही मेरी शत्रु बन गई। मेरे रोहित के बचपने के लिए घायल बन जाएगी, शिक्षा निदेशक के प्रचार से कह दिया है। यह कहकर वे अपने कमरे में चले गए और मैं बौखलाई सी चुप हो गई। बस ऐसे ही किन्हीं इक्का दुक्का मौकों पर याद आता था कि बिल्कुल साधारण और सरल व्यवहार वाले मेरे वृद्ध ससुर न सिर्फ अवकाश प्राप्त उप कुलपति हैं, बल्कि अपने तमाम छात्र पदाधिकारियों के बीच आदरणीय है। मैं मन ही मन ससुर जी की जय जयकार कर प्रफुल्लित हो उठी। रात को जब पतिदेव दफ्तर से लौटे तो उन्हें दरवाजे पर ही यह बात बताई। वे खुश होने के साथ थोड़ा चिंतित भी हो उठे कि क्या रोहित अन्य बच्चों के बराबर आ पाएगा। मैंने कहा, चिंता की बात ना करें, महीने भर के भीतर ही रोहित कक्षा में प्रथम होगा। उसके बाद दाखिला, वर्दी, किताबें, जूते, टाई आदि खरीदने पहनाने के 2-4 खुशनुमा दिन निकले। स्कूल द्वारा अनाप शनाप फंडों के नाम पर ढेर पैसा बटोरने की कोफ्ता तो हुई, पर खुशी की इतनी भरमार थी कि उसको ज्यादा असर नहीं पड़ा। पहले दिन रोहित जब स्कूल बस में चढ़ा तो उसका चेहरा घबराहट के मारे सफेद पड़ा हुआ था। फिर भी वह मुस्कुराने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बहादुर बच्चा बने रहने तथा कतई रोने का पाठ अच्छी तरह पढ़ा रखा था। मैं जब उसे बैठाकर बस से उतरने लगी तो वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। मेरा दिल भी कांप गया तथा मैं इस इरादे से उसके पास बैठ गई कि स्कूल तक छोड़ आऊंगी। लेकिन तभी मशीनी मिठास भरी अंग्रेजी बोलती हुई सिस्टर ने रोहित को लॉलीपॉप देकर चुप कराया तथा मुझे कोई चिंता न करे, हम सब संभाल लेंगे कहते हुए नीचे उतार दिया। जब बस चली तो मुझे फिर रोहित का थोड़ा रोना सुनाई पड़ा। बहरहाल मैं मन कड़ा कर वापस घर आई। आखिर स्कूल जाना तो उसे सीखना ही था। सुबह 7 बजे का निकलना, रोहित 4 बजे वापस घर पहुंचा। एक तो ऐसे ही स्कूल का समय लंबा था, ऊपर से दूर होने के कारण 2 घंटे आने जाने में खपत थे। वापसी में रोहित रोआसा होने के साथ साथ नादी भी था। वह आते ही मुझसे लिपटकर जोर से रोने लगा और स्कूल नहीं जाऊंगा की रट लगाने लगा। मेरे अंदर की माँ काफी कसमसाई थी, परंतु जो धुन सवार थी उसकी तीव्रता में वह कसमसाहट खो गई। मैं उसे अंग्रेजी बोलती हुई प्यार करने लगी और उसे उकसाने लगी कि अपना रोना वह अंग्रेजी में रोए। चॉकलेट देकर उसे चुप कराया और
दुलार करते हुए चुप कराया हुआ खाना खिलाया। ऐसा शुरू में कुछ दिन हुआ और फिर शीघ्र ही यह सब आदत में आ गया। सप्ताह भर बाद जब स्कूल से लौटकर अलसाया सा रोहित खाना खा रहा था, मैंने उसके बस्ते की जांच की। मैं उदास हो गई जब देखा कि मैं गणित व अंग्रेजी की कॉपियों में लाल स्याही से अध्यापक ने लिखा था, बच्चा कमजोर व पिछड़ा है, अभिभावक विशेष तैयारी कराएं। गृह कार्य में ए से जेड तक 10 बार लिखना था। मैंने सोचा उतना ही कराओ कि जितना नन्हा दिमाग जज कर सके। बच्चे को प्रथम लाने के चक्कर में ना रहे, उसके दिमाग को विकसित करो। वैसे भी तुम पाओगे कि अधिकतर सहविकास वाले बच्चे ही अच्छे नंबर लाते हैं, विशेषकर बड़ी कक्षाओं में। ससुर जी की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। यह लगभग वही आवाज थी जो कि आजकल मेरे मन में उठने लगी थी। कुछ देर बाद रोहित की बुखार जब कुछ कम हुआ तो सास ससुर अपने कमरे में चले गए। मेरी सोई हुई ममता कुछ ऐसी जागी कि थरथराते हुए मैंने रोहित को अपने से चिपका लिया। रोहित क्षण भर को नींद से जागा और कुछ अविश्वास से मुझे देखा, फिर माँ कहते हुए मुझसे कसकर लिपट कर सो गया। दूसरे दिन मैंने अपने सास ससुर को सुनाते हुए पति से कहा, सुनिए, रविंद्र ज्ञान जज निकेतन का प्रवेश फॉर्म ले आना, इस बार रोहित को यही डालेंगे। अपना बैग पैक करते हुए अजय ने कविता से बहुत ही प्यार से कहा, उदास मत हो डार्लिंग, आज सोमवार है, शनिवार को आ ही जाऊंगा। फिर वैसे ही बच्चे तुम्हें कहाँ चैन लेने देते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया और कब आया। कविता ने शांत गंभीर आवाज में कहा, बच्चे तो स्कूल कोचिंग में बिजी रहते हैं, तुम्हारे बिना कहाँ मन लगता है। सच में कितना खुशहाल हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। कौन यकीन करेगा इस बात पर कि शादी के 20 साल बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। आज भी मेरे टूर पर जाने पर उदास हो जाती हो। आई लव यू। कहते कहते अजय ने कविता को गले लगा लिया और फिर बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कविता का उदास चेहरा देखकर फिर प्यार से बोला, डोंट बी सैड, हम फोन पर तो टच में रहते ही हैं। बाय, टेक केयर, कहकर अजय चला गया। कविता दूसरी फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर जाते हुए अजय को देखने लगी। नीचे से अजय ने भी टैक्सी में बैठने से पहले सालों से चले आ रहे नियम का पालन करते हुए ऊपर देखकर कविता को हाथ हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गया। कविता ने अंदर आकर घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। वह ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने रुचि को फोन मिलाया। रुचि, क्या कर रही हो? रुचि हंसी और कहने लगी, गए क्या पति? हाँ तो क्या प्रोग्राम है? फटाफट अपना काम निपटाओ, अंजलि से भी बात करती हूँ, मूवी देखने चलेंगे, फिर लंच करेंगे। तेरी मैड काम करके गई क्या? हाँ, मैंने उसे आज 8 बजे ही बुला लिया था। वाह, क्या प्लानिंग होती है तेरी, और क्या भाई करनी पड़ती है। रुचि ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। कविता ने बाकी सहेलियों अंजलि, नीलम और मनीषा से भी बात कर ली। इन सब की आपस में खूब जमती थी। पांचों हम उम्र थी, सबके बच्चे भी हम उम्र ही थे। सबके बच्चे इतने बड़े तो थे कि अब उन्हें हर समय माँ की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती थी। कविता और रुचि के पति टूर पर जाते रहते थे। पहले तो दोनों बहुत उदास और बोर होती थी, पर अब पतियों के टूर पर जाने का जो समय पहले उन्हें खलता था, अब दोनों ही उन्हों दिनों का इंतजार करती थी। कविता ने अपने दोनों बच्चों सौरभ और सौम्या को घर की एक एक चाबी सुबह ही स्कूल जाते समय दे दी थी। आज का प्रोग्राम तो उनने कल ही बना लिया था। नियत समय पर पांचों सहेलियां मिली। रुचि की कार से सब निकल गई, मूवी देखी और बाद में होटल में लंच करते हुए खूब हंसी मजाक हुआ। मनीषा ने आहें भरते हुए कहा, काश अनिल की भी टूर जॉब होती तो सुबह शाम की पति सेवा से कुछ फुर्सत मुझे भी मिलती और मैं भी तुम दोनों की तरह मौज करती। रुचि ने छेड़ा, कर तो रही हूँ तू मौज, अब भी अनिल ऑफिस में ही है ना इस समय? हाँ यार, पर शाम को तो आ जाएंगे ना तुम दोनों को तो पूरी शाम रात तुम्हारी होगी ना। कविता ने कहा, हाँ भाई, यह तो है, अब तो शनिवार तक आराम ही आराम। मनीषा ने चिढ़ने की एक्टिंग करते हुए कहा, बस कर, हमें जलाने की जरूरत नहीं है। नीलम ने भी अपने दिल की बात कही, यहाँ तो बिजनेस है ना, घर आने का टाइम है ना जाने का, पता नहीं
होता कब अचानक आ जाएंगे। फोन करके बताने की आदत नहीं है, ना घर की चाबी ले जाते हैं, कहते हैं तुम तो हो ही घर पर। इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी कि क्या बताऊं। रुचि ने पूछा, तो आज कैसे निकली। सासू माँ को कहानी सुनाई। एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास रहना है, हर बार झूठ बोलना पड़ता है। मेरे घर में मेरा सहेलियों के साथ मूवी देखने और लंच पर जाना किसी को हजम नहीं होगा। कविता हंसी, जी तो बस हम रहे हैं ना। यह सुन तीनों के पहले तो मुंह बनाया, फिर हंस दी। बिल हमेशा की तरह सबने शेयर किया और फिर अपने अपने घर चली गई। सौरभ और सौम्या स्कूल से आकर कोचिंग जा चुके थे। जब आए तो पूछा, मम्मी कहाँ गई थी। बस थोड़ा काम था घर का। फिर जानबूझकर पूछा, आज डिनर में क्या बनाऊं। बाहर के खाने के शौकीन सौरभ ने पूछा, पापा तो शनिवार को आएंगे ना। हाँ, आज पिज्जा मंगवा ले। सौरभ की आंखें चमक उठी। सौम्या बोली, नहीं मुझे चाइनीज खाना है। कविता ने गंभीर होने की एक्टिंग की। नहीं बेटा, बाहर का खाना बार बार ऑर्डर करना अच्छी आदत नहीं है। आपको तो घर का खाना ही पसंद है, आप हमेशा घर पर ही तो बनाती हैं। आज तो कुछ चेंज होने दो। कविता ने बच्चों पर एहसान जताते हुए कहा, ठीक है आज मंगवा लो, पर रोज रोज जिद मत करना। सौम्या बोली, हाँ मम्मी, बस आज और कल। आज इसकी पसंद से, कल मेरी पसंद से। ठीक है, दे दो ऑर्डर। दोनों बच्चे चहकते हुए ऑर्डर देने उठ गए। कविता मन ही मन हंस रही थी कि उसका कौन सा मूड था खाना बनाने का। अजय को घर का खाना ही पसंद है। बच्चे कई बार कहते हैं, पापा को तो टूर पर चेंज हो जाता है, हमारा क्या। वह खुद बोर हो जाती है रोज खाना बना बनाकर। आज बच्चे अपनी पसंद का खा लेंगे। उसने हैवी लंच किया था, वह कुछ हल्का ही खाएगी। फिर वह सैर पर चली गई। सोचती रहे, अजय टूर पर जाते हैं तो सैर काफी समय तक हो जाती है, नहीं तो सुबह मुश्किल से 15 मिनट सैर करके भागती हूँ। अजय के ऑफिस से आने तक काफी काम निपटा कर रखना पड़ता है। शाम की सैर से संतुष्ट होकर सहेलियों से गप्पे मारकर कविता आराम से लौटी। बच्चे का पिज्जा आ चुका था। उसने कहा, तुम लोग खाओ, मैं आज कॉफी और सैंडविच लूंगी। बच्चे पिज्जा का आनंद उठाने लगे। अजय से फोन पर बीच बीच में बातचीत होती रही थी। बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर वह घर के काम निपटाने लगी। बच्चे पढ़ने बैठ गए। काम निपटाकर उसने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपने लिए कॉफी और सैंडविच बनाए और बेडरूम में आ गई। अजय टूर पर जाते हैं तो कविता को लगता है उसे कोई काम नहीं है, जो मन हो बनाओ खाओ। ना घर की देखरेख, ना आज क्या स्पेशल बनाना है, जैसे रोज का सवाल। गजब की आजादी। अंधेरा कमरा, हाथ में कॉफी का मग और जगजीत चित्रा की मखमली आवाज के जादू से गूंजता बेडरूम। अजय को साफ सुथरा चमकता घर पसंद है। उनकी नजरों में घर को साफ सुथरा देखकर अपने लिए प्रशंसा देखने की चाह में ही वह दिन भर कमर तोड़ मेहनत करती रहती है। कभी कभी मन खिन्न भी हो जाता है कि बस यही है क्या जीवन। ऐसा नहीं है कि अजय से उसे कम प्यार है, या वह अजय को याद नहीं करती। वह अजय को बहुत प्यार करती है। यह तो वह दिन रात घर के कामों में पिसते हुए अपने लिए कुछ पल निकाल लेती है, तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती भरा, चिंता से दूर, खिलखिलाहटों से भरा यह समय जीवन दायनी दवा से कम नहीं लगता। उसे अजय के वापस आने पर तन मन से और ज्यादा उसके करीब महसूस करती है। वह खुद को, उसने बहुत सोच समझकर खुद को रिलैक्स करने की आदत डाली है। ये पर उसे अपनी कर्मस्थली से लौटकर फिर घर गृहस्थी में जुटने के लिए शक्ति देते हैं। अजय महीने में 7-8 दिन टूर पर रहते हैं। कई बार जब टूर रद्द हो जाता है तो ये कुछ पल सिर्फ अपने लिए जीने का मौका ढूंढते हुए उसका दिमाग जब पूछता है, कब जाओगी प्रिय, तो उसका दिल इस शरारत भरे सवाल पर खुद ही मुस्कुरा उठता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।